हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कन्वर क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं लर्न बाय एसएसटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 से, जो कि आपके हिस्ट्री का पार्ट है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस के बारे में, यानी कि मेडिवल पीरियड के टाइम के जो टाउन्स थे, बिग और स्मॉल दोनों ही टाइप के टाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और ट्रेडर यानी कि जो ट्रेडिंग सिस्टम था उस टाइम का, तो वो कैसा था, वहाँ के उस टाइम के क्राफ्ट पर्सनस, मतलब जो क्राफ्टिंग फील्ड है उसमें कैसा डेवलपमेंट था, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ पर आपको इस बुक से रिलेटेड सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप कोई भी चैप्टर वहाँ से वॉच कर सकते हो। जैसा कि आपको नीचे दे रखा है, कुछ आपको यहाँ पर टाउन दे रखे हैं, इनमें से जो पिलग्रिमेज टाउन्स है उनको आपको सर्कल करना है। पिलग्रिमेज का मीन्स होता है जो जिनमें मतलब धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो, ठीक है। जैसे अजमेर है तो अजमेर में मौनी चिश्ती की दरगाह है। ऐसे मदुरई है तो मदुरई भी जो है एक तरह से धार्मिक दृष्टि से फेमस है। तो ये कुछ ऐसे टाउन हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, इन द मेडिवल पीरियड द रूलर्स एस्टेब्लिश। मेडिवल पीरियड में जो तो रूलर्स थे उन्होंने एक इफिशिएंट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको बहुत ही इफिशिएंट तरीके से एस्टेब्लिश किया था। दिस लीड टू बी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिंग, जिससे कि क्या हुआ था, ट्रेडिंग का डेवलपमेंट हुआ था, यानी कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी उनका डेवलपमेंट हुआ था, है ना। और कुछ टाउन्स में ड्यूरिंग दिस पीरियड द एक्सटिंग गवर्नमेंट, यानी कि जो बाहर की गवर्नमेंट थी, बाज मोर और लेस स्टेबल, ठीक है। मतलब मोर या तो वो ज़्यादा या फिर कम स्टेबल थी। सो यहाँ पर जो जितनी भी डायनेसिटी थी, जैसे दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, और मुगल एम्पायर थे, एंड रीजनल किंग्स है, ठीक है, एंड पैटर्न्स हैं, तो सब ने एक तरह से आर्ट और क्राफ्ट्स को क्या करता, प्रमोट किया था। मतलब आर्ट फील्ड में और क्राफ्ट्स फील्ड में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ट्रेडिंग को प्रमोट मिला था उस टाइम पे, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं इब्न बतूता, ठीक है, जो कि एक मोरक्कन कंट्री का ट्रैवलर था, जो कि इंडिया एक तरह से ट्रैवल करने के लिए तो आया था वो, ठीक है। और तो उन्होंने अपने अकाउंट में दिल्ली और जयपुर एंड लाहौर, ठीक है, और अहमदाबाद एंड ढाका, ठीक है, इन सब के बारे में लिखा था कि इन जगह पर जो भी रूलिंग थी, मतलब जो भी रूलिंग पार्टी थी, ठीक है, जो भी रूलर किंग था, तो उन्होंने एक तरह से अच्छा ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल जो फैक्टर है इसको डेवलप किया था, ठीक है। आगरा है, सूरत है, मछलीपट्टनम है, उज्जैन है, ठीक है, चित्तगोंग है, हुगली है, ये सब ऐसे मतलब टाउन्स के नेम हैं जो कि एक तरह से इंडस्ट्रियल पर्पस से बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मतलब यहाँ पर शुरू से ही इंडस्ट्रियल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। बर सम सेंटर्स ऑफ द ड्यूरिंग, मतलब मुगल टाइम के सेंटर्स हैं, ठीक है, किसके, ट्रेडिंग के, यानी कि यहाँ से व्यापार का लेन देन, ठीक है, आना जाना एक तरह से होता था। अब हम पढ़ते हैं आगे टाइप ऑफ टाउन्स। तो देखो, द टाउन्स ग्रो इनटू वेरियस सेंटर ऑफ द कैटर टू ए वैरायटी ऑफ द पर्पज, सच है जैसे आर्ट्स है या फिर क्राफ्ट्स है। अलग अलग टाउन्स जो है वहाँ के अलग अलग ट्रेड फील्ड से रिलेटेड होते थे। जैसे कुछ टाउन तो आर्ट और क्राफ्ट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते थे, या फिर कुछ पिलग्रिमेज के लिए होते थे, ठीक है, यानी धार्मिक दृष्टि से, जहाँ पर मंदिर वगैरह या फिर टेम्पल वगैरह या फिर चर्च वगैरह या फिर हम बोल सकते हैं मॉस्किज वगैरह ज़्यादा होते थे वो। और कुछ एजुकेशन पर्पज से होते थे, ठीक है। आगे देखो, दस वी कैन सी दैट टाउन्स वर दोज सेंटर ऑफ द फोकल एक्टिविटीज़ वेयर पीपल एन्जॉयड सर्टेन फैसिलिटी, यानी कि जो टाउन होते थे वो इस चीज़ का सेंटर हुआ करते, यहाँ पर मतलब कुछ फोकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, ताकि वो सभी लोगों का एक तरह से सेंटर पॉइंट बन जाए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर में लोग क्यों जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अजमेर एक क्या है, धार्मिक नगरी है, ठीक है। उज्जैन क्या है, धार्मिक नगरी है, ठीक है। बनारस क्या है, धार्मिक नगरी है। तो मतलब ये मतलब एक तरह से पिलग्रिमेज के कारण वहाँ पर सब लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट हुआ करता था। तो उसी तरह से पीपल एन्जॉयड सर्टेन फैसिलिटीज़, यानी जो भी वहाँ पर फैसिलिटी होती थी उस पीपल उसको एन्जॉय करते थे, एंड मेड देयर लिविंग थ्रू वेरियस एक्टिविटी। हाउएवर वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू टाउन्स इनटू 3 टाइप्स। तो हमें जो टाउन्स हैं मैनली उनको 3 टाइप से यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट ऑफ पर्पज दे सर्व, यानी कि वो क्या सर्व करते हैं, ठीक है। तो वो है एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, और सेकंड है आपका कोर्ट टाउन और पिलग्रिम टाउन एंड पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन, ठीक है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट फील्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। और एक है आपका पिलग्रिम्स टाउन, जिसमें आपके धार्मिक दृष्टि से होता था। और पोर्ट एंड ट्रेडिंग का मतलब है जहाँ से जो शिप्स वगैरह होते थे, ठीक है, जहाँ से ट्रेडिंग होता था, ठीक है। जैसे हुगली, हुगली क्यों है, क्योंकि हुगली नदी के किनारे हैं, तो वहाँ से जो शिप वगैरह है वो जाते थे, ठीक है। किसी भी मतलब इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होता था उसको लेके, ठीक है।
तो जो कोस्टल एरियाज़ के जैसे हुगली है, और हम अगर बात करें तो हमारे गुजरात में भी काफ़ी ऐसे मतलब पोर्ट हैं जहाँ से माल को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, मतलब एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। तो हम पहले पढ़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ठीक है। तो द कैपिटल सिटीज ऑफ द किंग विच वर सीट ऑफ पावर डेवलप्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव और कोर्ट टाउन्स, यानी कि कुछ टाउन ऐसे तो होते थे जहाँ पर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क ज़्यादा होते थे, जैसे कोर्ट वगैरह होते थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक तरह से जो रूलर पावर में होता था वो इन चीज़ों को डेवलप करता था। दीज टाउन्स सर्वाइव्ड ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड द अदर सोर्सेज, यानी यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता था। दे वर सेंटर ऑफ द मल्टीपल एक्टिविटी, और कौन कौन सी एक्टिविटी के सेंटर होते थे, जैसे आर्ट है, क्राफ्ट्स है, ठीक है, ट्रेडिंग है, कॉमर्स है, इन चीज़ों के सेंटर हुआ करते थे। या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप है, या बाज़ारों के लिए जाने जाते थे, या फिर एजुकेशन के लिए जाने जाते थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक पास द फर्स्ट अमंग द दिल्ली सल्तनत दिल्ली सुल्तान हु एस्टेब्लिश मैनी टाउन्स लाइक, जैसे फिरोज शाह कोटला, ठीक है। भाई फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है उसको एक तरह से एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो एंड फिरोजाबाद नगर है आगरा के पास, ठीक है, तो फिरोजाबाद नगर है तो वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या कहता है एस्टेब्लिश किया था। ऐसे अगर हम बात करें आगे शाहजहाँ है, तो शाहजहाँ ने एक नगर बसाया था जिसे शाहजहानाबाद कहते हैं, ठीक है। एंड फिर उन्होंने इसको अपनी कैपिटल भी बनाया था, मतलब ठीक है, अपनी जो रूलिंग था उसका कैपिटल बनाया था। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द टाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर द रूलर्स कंसिडर टू फैक्टर्स सच दैट डिफेंस एंड द वाटर सप्लाई, यानी कि ये जो रूलर थे जो कि इन टाउन्स को एस्टेब्लिश करते थे, तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी, एक तो डिफेंस यानी सुरक्षा के तौर पे, और एक वाटर सप्लाई के, ठीक है। अदरवाइज दे वुड शिफ्ट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टू अदर टाउन्स, यानी कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को दूसरे टाउन में शिफ्ट कर देते थे अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती है तो, ठीक है। मान लीजिए डिफेंस के लिए आर्मीज नहीं मिलती है तो भी वो चेंज कर देते, या फिर वाटर सप्लाई वगैरह जो भी है वो इनका रीज़न होता था, ठीक है। क्योंकि ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते थे, मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्क होते थे वहाँ से ही एक तरह से हुआ करते थे। आगे देखो, दे वुड शिफ्ट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टू अदर टाउन्स जस्ट लाइक, जैसे अकबर है, ठीक है। अकबर ने जो है पहले उनकी जो कैपिटल थी वो आगरा थी, लेकिन उन्होंने उसको शिफ्ट किया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो बताओ कि आगरा से फतेहपुर सीकरी क्यों शिफ्ट करना पड़ा उन्हें, क्योंकि आगरा में ऐसी प्रॉब्लम होगी कुछ, जैसे वाटर सप्लाई को लेकर या फिर डिफेंस सिस्टम को लेकर, ठीक है। तो वो ट्रांसफ़र किया करते थे। आगे देखो, तंजौर द कैपिटल ऑफ चोल्स, तंजौर जो है एक तरह से चोल्स एम्परर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अमंग द रीजनल किंगडम, यानी कि जो छोटी किंगडम होती थी उनके बीच में एक तरह से सेंटर पॉइंट बनता था ये, ठीक है। चोल्स का मतलब चोल्स का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव है वो तंजौर से ही मतलब चलता था, बोल सकते हैं हम। दिस टाउन वाज ए थ्रिविंग सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ये एक तरह से थ्रिविंग सेंटर था। थ्रिविंग का मतलब एक तरह से मैन सेंटर हुआ करता था ट्रेडिंग का और कॉमर्स का इन चोल्स टाइम, ठीक है। द व्यूवर ऑफ द फाइन कॉटन, जैसे कॉटन है, ठीक है, स्कल्पचर है, यानी कि ब्रॉन्ज की जो इमेजेस बनती थी, मूर्ति बनती थी, ठीक है वो। एंड आल्सो कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द दीज टाउन्स, ठीक है। तो इन टाउन्स में मतलब ये जो वर्क है ज़्यादा एक तरह से मतलब इनका ट्रेडिंग ज़्यादा हुआ करता था। चलो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो टाउन्स का टाइप है वो है आपका पिलग्रिमेज टाउन्स, ठीक है, जिनमें टेम्पल्स हुआ करते थे या फिर मॉस्क वगैरह जो भी है। Temples have always played a significant role in India. Besides being the place of worship, the temples have served as economic, academic and administrative center. मतलब भाई ये नहीं है कि पिलग्रिमेज में सिर्फ आपको टेम्पल ही देखने को मिलेगा, ये सारे ही फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब ऐसे जो टाउन्स होते हैं उनमें इकोनॉमिक वेल्थ भी एक तरह से सर्व की जाती है, मतलब इकोनॉमिक वेल्थ से भी वो एक तरह से पॉपुलर होते हैं। दीज टेम्पल्स टाउन्स हैव डेवलप्ड अंडर द रॉयल पैट्रोजेंस, ठीक है, मतलब ये जो है रॉयल तरीके से ही डेवलप किए जाते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते थे, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग। द रूलर बुल्ट टेम्पल्स एंड जर्नलिस्ट डोनेटेड लैंड एंड मनी टू शो देयर रिलीजियस डेवोशन, यानी कि वो अपने रिलीजियस डेवोशन को शो करने के लिए ऐसा कुछ करते थे, जैसे मूर्तियाँ बनाना या फिर मंदिर बनाना, ठीक है, या फिर मॉस्क्यू बनाना, ठीक है। मतलब वो ये सोच करना चाहते थे कि भाई हम इस पर्टिकुलर जो है रिलीजियस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपनी भक्ति को दिखाना चाहते थे या फिर अपनी पिटी को दिखाना चाहते थे, मतलब जो धार्मिक श्रद्धा है उसको वो शो करना चाहते थे। पिलग्रिम्स हु विजिटेड दीज पैलेस आल्सो मेड डोनेशंस, ठीक है। और जो यहाँ पर पिलग्रिम्स होते थे, मतलब जो
लोग आते थे तो वो एक तरह से डोनेशन यहाँ पर दिया करते थे, और जो कि आजकल होता ही है वो। तो ग्रेजुअली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएट विद टेम्पल्स एक्टिविटीज सेटल्ड देयर, ठीक है। अब एक तरह से सेंटर पॉइंट बन गया था, मतलब धार्मिक केंद्र बन जाता है तो लोगों का एक तरह से वहाँ पर सेटलमेंट तो होता ही है। दिस टेम्पल्स हैड सेंट्रल प्लेस इन द डोमिनेंटली agrarian economy. The pilgrims flocked of these temples during the festival and this made it गुड, यानी कि जो पिलग्रिम्स होते थे, ठीक है, उनका जो एक तरह से यहाँ पर फेस्टिवल को एंजॉय करना या फिर फेस्टिवल्स को अच्छे से एक तरह से मतलब एंजॉय करना होता था, तो वो यहाँ पर ऐसा करते थे। यहाँ पर आपको एक फतेहपुर सीकरी का एक टॉम्ब है वो दिखाया गया है, क्योंकि अकबर ने जो है उस टाइम पे फतेहपुर सीकरी को एक तरह से अपनी राजधानी यानी कैपिटल बनाया था। और ये आप देख सकते हो, तंजौर वाज द सेंटर ऑफ द मल्टीपल एक्टिविटीज़। तंजौर था, ठीक है, वो मंदिरों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे आर्ट से रिलेटेड या फिर क्राफ्ट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मतलब वहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह भी होती थी। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोल सकते हैं कि जो पिलग्रिम जो हुआ करते थे, वहाँ पर एक तरह से लार्ज नंबर पे एम्प्लॉय होते थे। कौन से प्रीस्ट, यानी कि जो उस पर्टिकुलर, जैसे वो नहीं होते मंदिर में पुजारी वगैरह होते हैं ना, कुछ ऐसे, और इंक कीपर्स है, फूड सेलर है, ठीक है भाई। एक ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है ना, मान लीजिए कि कोई पिलग्रिमेज टाउन है तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का एक तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक तो ब्रिटिश, मतलब जो धार्मिक दृष्टि से, जैसे मौलवी वगैरह हुआ करते थे या फिर पुजारी हुआ करते थे, वो इन कीपर्स, मतलब जो इन मतलब मंदिरों में काम करते थे वो, एंड फूड सेलर्स है। इट्स दस लीडिंग टू बी ग्रोथ ऑफ द फुल फ्लिश टेम्पल टाउन लाइक मदुरई, द दरगाह ऑफ द वेरी पॉपुलर सूफी संत, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अजमेर का, और ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, ठीक है, अजमेर शरीफ आल्सो अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कि ये भी काफ़ी लोगों को एक तरह से अट्रैक्ट करते थे, ठीक है। लीड टू बी ग्रोथ ऑफ पिलग्रिमेज टाउन, तो इसलिए इनकी जो है एक तरह से ग्रोथ हुआ करती थी, और आज भी हुआ करती है, मतलब आज भी हुआ करती है। आप देख लो, अजमेर शरीफ जो दरगाह है, पूरे इंडिया में, इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया के पिलग्रिम्स हैं, वो वहाँ पर विजिट करते हैं, बिकॉज ऑफ पिलग्रिमेज इमेज है किसकी, उस पर्टिकुलर प्लेस की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड टाइप है हमारा, पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स, ठीक है। जैसे जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हुआ करते थे, कॉमर्शियल टाउन्स डेवलप अलोंग इंपॉर्टेंट ट्रेड्स रूट्स, मतलब ये जो होते थे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स में ही डेवलप होते थे, मतलब व्यापार कहाँ से कहाँ तक चलना है। जैसे मान लीजिए मुंबई से लेके और कलकत्ता तक चलना है, तो आपका जो ये सिस्टम है कुछ ट्रेड रूट के अकॉर्डिंग होता था, मतलब ट्रेड रूट का मतलब है कि ट्रेडिंग कहाँ से कौन से रूट पे हो रहा है। ए मैन मार्केट वाज डेवलप्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स बाय द दिल्ली सुल्तान्स एज वेल एज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। द तुर्किश रूलर also introduced a number of political and economic political policies which helped in the establishment of the commercial town, यानी कि कुछ मतलब दिल्ली जो सुल्तान्स थे, तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब पोर्ट और ट्रेडिंग के जो टाउन्स है वो भी डेवलप किए थे, और उन्होंने इस सिस्टम को भी एक तरह से डेवलप किया था, मतलब एक तरह से आगे, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसको डेवलप किया था, आगे बढ़ाया था, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मार्केट इनकरेज बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब दोनों में। इंटरनल का मतलब है कि अपने एम्परर में, जैसे दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर तो ट्रेडिंग सिस्टम चलता ही था, बट कि आउट, ठीक है, आउट स्टेट में भी चलता था। जैसे मान लीजिए ये आपका गुजरात वाला पार्ट है, तो यहाँ पर जैसे कांडला पोर्ट है, तो यहाँ से कुछ माल जो शिप हैं वो इधर भी जाया करते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका गुजरात में हो, ठीक है। आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया के जो कुछ स्टेट हैं, उनके जो कुछ टाउन्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे बात करें, जैसे कॉटन के लिए, ठीक है, मतलब कुछ टाउन्स होते हैं जो कपड़ों के लिए जाने जाते हैं, या फिर कुछ टाउन्स होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसा उस टाइम से ही चलता आ रहा है। अब बात करें, देखो रोड्स भी काफ़ी सारे डेवलप हुए थे। शेरशाह सूरी जो कि एक रूलर थे, उन्होंने काफ़ी सारे रोड्स हैं वो बनवाए थे, और उन्होंने जो एंशियंट इम्पीरियल रोड था उसको एक तरह से रिपेयर करवाया था, ठीक है। और उन्होंने जीटी रोड भी बनवाया था, जीटी रोड जो कि कनेक्ट करता है सोनारगाम नियर ढाका, यानी ढाका जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है, पेशावर, और वहाँ से लेके और हमारे क्या बोलते हैं कलकत्ता तक, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स में इस रोड को डेवलप किया था। और उनका इस रोड को बनाने का मकसद था क्या,
कि मैनी विलेजेस एंड द सराइज, यानी काफ़ी सारे विलेजेस जो कि इसके पास डेवलप किए गए थे इस रोड के पास, ताकि वहाँ से ट्रेडिंग सिस्टम को एक तरह से स्पीड अप मिले। ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम ये अपनी कॉमर्शियल पर्पज़ से ही बनाया था ताकि ट्रेड आसानी से हो सके बाय द रोड, यानी रोड के जरिए। इंडिया हैड हिस्टोरिकल ट्रेड लिंक्स विद द अदर एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक जैसे ग्रीक है, रोमन है, ठीक है, और मेसोपोटामिया है, एज वेल एज चाइनीज़ हैं। तो हमारे मतलब जो हिस्ट्रिकल ट्रेड थे इन देशों से भी लिंक थे। दीज मैरी टाइम ट्रेड्स रूट लीड टू बी द ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग पोर्ट्स ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम, यानी कुछ टाइम पे एक तरह से इन कंट्रीज़ के साथ में भी हमारा जो ट्रेडिंग हुआ करता था और वो लिंकअप हुआ करता था, मतलब लिंक हुआ था या तो बाय सी रूट के द्वारा होता था, मतलब समुद्र के द्वारा, जो जहाज़ों के द्वारा। ठीक है, विद द इमरजेंस ऑफ द न्यू रूलर एज वेल एज एम्परर्स लाइक जहांगीर है, ठीक है, न्यू पोर्ट टाउन्स केम इन टू बिगिन एंड लीड टू बी डिक्लिन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स, यानी कि जहांगीर के द्वारा काफ़ी जो है एक तरह से नए पोर्ट टाउन बनाए गए थे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अल्लापुजा, ब्रॉच, लोथल, ठीक है, अरिकामेडू, डिक्लिन एंड न्यू पोर्ट्स जैसे सूरत है, हम्पी है, मछलीपट्टनम है। ठीक है, ये एक तरह से उन्होंने एक तरह से डेवलप किए थे और बनाए थे, मतलब पुराने जो पोर्ट सिस्टम थे उनको हटा के। इवन मॉडर्न यूरोपियन ट्रेडर्स वर अलाउड बाय द रूलर्स टू एस्टेब्लिश सेटलमेंट ऑफ प्लेस लाइक सूरत, यानी कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको भी हमने एक तरह से अलाउ किया था कि भाई हमारे यहाँ पर आके, हमारी कंट्री में आके आप अपना जो है एक तरह से इंडस्ट्रियल जो सेटलमेंट है वो ले सकते हो और यहाँ पर जाके फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, मद्रास में, चेन्नई में भी ऐसा हुआ था, पांडिचेरी है जो कि पुडुचेरी में है, कलकत्ता में है, बॉम्बे है। ठीक है, लेटर ऑन दीज बिकम्स मेजर कॉमर्शियल टाउन, और बाद में यही जो सिटीज़ थी या फिर टाउन्स थे एक तरह से बड़ी कॉमर्शियल पर्पज़ के अकॉर्डिंग बन गए थे। अब देखो, मद्रास है, कोलकाता है और पांडिचेरी है या फिर बॉम्बे है, ये एक तरह से बिग टाउन्स थे। ठीक है, जो कि कॉमर्शियल टाउन्स में हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है। इनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो है एक तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, यानी कि छोटे छोटे जो टाउन्स है वो भी उस टाइम पे एक तरह से हुआ करते थे, जो कि बिग टाउन्स से इंटरलिंक्ड हुआ करते थे। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड देखो, मैनी टाउन्स इमर्ज्ड, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उनको इमर्ज किया गया था। सम टाउन्स वर द सीट ऑफ द पावर ऑफ पोर्ट फैसिलिटी, यानी कि या तो जो टाउन है पोर्ट फैसिलिटी के कारण इमर्ज किए गए थे या फिर कॉमर्शियल सेंटर के कारण इमर्ज किए गए थे। वाइल अदर टाउन्स लेग्ड एक्टिविटी ऑफ द ग्रेटर इनकम, और कुछ टाउन ऐसे थे होते थे कि वहाँ पर इनकम का सोर्स कम होता था, तो इसलिए उनको क्या कर देते थे, इमर्ज कर देते थे। द फॉर्मर टाउन कैन बी क्लासिफाइड बिग टाउन्स एंड द वाइल लेटर स्मॉल टाउन्स। ठीक है, यानी कि या तो बड़े टाउन हुआ करते थे जो कि सेंटर पॉइंट हुआ करते थे सभी ट्रेडिंग का, या फिर छोटे टाउन हुआ करते थे। तो बड़े टाउन के बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं छोटे टाउन्स के बारे में। तो देखो, छोटे टाउन्स जो होते थे यानी कि स्मॉल टाउन्स, दीज टाउन्स इमर्ज फ्रॉम विलेज, या तो ये टाउन 2-3 गाँवों को मिला के बनाए जाते थे, विलेजेस को मिला के बनाए जाते थे। दे वर होम टू बी पेटी फार्मर्स, तो मतलब इनमें जो है छोटे किसान लोग रहा करते थे, छोटे ट्रेडर्स रहा करते थे, जो कि एक तरह से लोकल आर्टिसंस वगैरह है या फिर लोकल क्राफ्ट पर्सन है। सम फार्मर और ट्रेडर्स सोल्ड देयर प्रोडक्ट इन मंडापिका, यानी कुछ जो छोटे फार्मर ये होते थे या फिर ट्रेडर्स होते थे तो वो अपना जो माल है वो एक तरह से मंडी में बेचा करते थे। ठीक है, जिसे उस टाइम पे मंडापिका कहा जाता था और आजकल उसी मंडी कहते हैं। ठीक है, वाइल ए फ्यू अदर्स सोल्ड देम इन हट्टा, मतलब कुछ जो लोग होते थे उनको हट्टा में बेचते थे। हट्टा में जो था हाट, ठीक है, हाट बाजार नहीं होता था वो। ठीक है, अभी हम फिलहाल वर्तमान में उनको हाट बाजार बोलते हैं। वैन सोप वर लिंक्ड अप विथ देयर आइटम्स ऑफ सेल इन द मार्केट, मतलब सोप जो होती थी वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए होती थी, मतलब एक प्रोडक्ट एक शॉप पर मिलता था यहाँ पर। ठीक है, थोक से जो मिलते हैं वो। सम आर्टिसन डिस्प्ले देयर आइटम्स सच जैसे पोर्टर्स है, स्मिथ है, तो वो भी अपने आइटम को एक तरह से डिस्प्ले करते थे और एक तरह से यहाँ पर जो है वो भी सेलिंग करते थे। देयर पर अनदर ग्रुप ऑफ
ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम एडजॉइनिंग विलेज ऑफ द फार ऑफ विलेजेज। और यहाँ पर एक और अनदर ग्रुप होता था, ठीक है। मान लीजिए कोई पड़ोस का जो गांव का जो लोग हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आया करते थे अपने अपने प्रोडक्ट को लेके, मतलब या तो बेचने के लिए आया करते थे या फिर खरीदने के लिए आया करते थे। देयर इंटरेस्ट एज वेल एज सेल प्रोडक्ट सच एज जैसे सॉल्ट है, ठीक है, स्पाइसीज है, कैंपर है, ठीक है। तो मतलब जो भी जिसके पास जो भी पैदा होता था, मान लीजिए छोटे किसान थे, उनके पास जो भी कुछ फल सब्जी वगैरह होती थी, तो वो एक तरह से यहाँ पर आके इकट्ठा होते थे और वो अपनी सेलिंग वगैरह करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम्पी की, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, यहाँ पर हम केस स्टडी पढ़ रहे हैं एक एक को अच्छे से। तो हम्पी जो था एक कैपिटल सिटी था, मतलब विजयनगर एक एम्पायर का नेम है, विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल था वो हम्पी था, ठीक है। और ये जो हम्पी है ना, कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन पर एक तरह से जो विजयनगर एम्पायर है वो सिचुएटेड था, तो उसने अपनी एक तरह से कैपिटल हम्पी को बनाया है। इट वाज हिस्टोरिकल नोन एज इम्पीरियल कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, मतलब इसको हम हिस्ट्री में एक तरह से विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी कैपिटल के रूप में जानते थे, ठीक है। 5 लाख पीपल लिव्ड इन हम्पी, हम्पी में 5 लाख लोग रहते हैं। एंड इट इज हेड दिस वस्टलिंग सिटी वाज कंपेरेबल टू द मेडिवल दिल्ली, यानी कि जो पहले की जो दिल्ली थी, ठीक है, तो हम इसको उसी के ही तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं कि दिल्ली एक अपने आप में पहले एक वास्ट, हम बोल सकते हैं वास्ट, मतलब एक पॉपुलेटेड एरिया था, जो कि एक मुगल एम्पायर की या फिर सल्तनत की एक तरह से वो राजधानी थी। इसी प्रकार हम्पी भी एक विजयनगर साम्राज्य का एक तरह से राजधानी था। द प्रेजेंट हम्पी इज सिचुएटेड इन द होसपेट तालुका ऑफ कर्नाटका, ठीक है, बेलरी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में बेलरी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट हम्पी है, जो कि बेंगलुरु से 350 किलोमीटर दूर है। ए पॉपुलर मिथ अटैच टू विथ हम्पी इज इट्स एसोसिएशन विद द सर्टेन एपिसोड्स इन द एपिक ऑफ द रामायण, मतलब हम्पी के लिए कुछ मिथ्स हैं जो कि इससे अटैच हैं, जैसे रामायण है। अकॉर्डिंग टू इट हम्पी वाज द कैपिटल किष्किंधा, मतलब हम्पी जो है एक तरह से रामायण में ये बताया गया है कि हम्पी जो है किष्किंधा की राजधानी है, ठीक है, मतलब हम्पी किष्किंधा की राजधानी थी। एंड डोमेन ऑफ द मंकी चीफ बलि एंड सुग्रीव, मतलब जो मंकी के चीफ होते थे बाली और सुग्रीव, जो कि हम रामायण में देखते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ के एक तरह से राजा थे। हम्पी इज आल्सो बिलीव टू बी द अडोब ऑफ लॉर्ड ब्रुप्सा एंड हिज कंसर्ट पद्मा देवी। देखो ध्यान से कि हम्पी जो था, हम्पी एक जो सिटी थी वो बिलीव करती थी अबोर्ड ऑफ लॉर्ड ब्रुप ब्रुपछा बिरुपछा, ठीक है, एंड हिज कंसर्ट ऑफ पद्मा देवी, यानी कि जो बिरुपछा लॉर्ड थे या फिर हम बोल सकते हैं उनका इष्ट होता था, तो वहाँ के लोग जो है उसमें ही एक तरह से अपनी श्रद्धा रखते थे, अपना विश्वास रखते थे। दिस मिस्ट ग्रेटली इन्फ्लुएंस टू सोशियो रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ विजयनगर, ठीक है। तो ये जो सारी मिथ्स हैं ये, ठीक है, ये कोई सच नहीं है, अफवाह है, ये झूठी बातें हैं ये, जो कि उन लोगों को एक तरह से इन्फ्लुएंस करती थी, ठीक है। हम्पी के बारे में ऐसा बताया गया था। द मतंग, द मलयावंता एंड हेमुकुटा हिल्स आल्सो डोमिनेटेड द सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ द इनहेबिटेशन, मतलब ये कुछ एरिया थे, एक तो माल्यवंता और एक है हेमकोटा हिल्स, ठीक है, ये भी उस एरिया में ही, मतलब हम्पी में ही इंक्लूड थी, ऐसा बताया गया है। हम्पी ऑक्यूपाई ए यूनिक पोजीशन अमंग द ruined सिटी ऑफ द मेडिवल पीरियड, मतलब हम्पी जो था एक तरह से ruined सिटी था, मतलब एक तरह से ख़त्म हो चुकी सिटी का एक एग्जाम्पल है हम्पी, ठीक है, जो कि हम्पी पहले मेडिवल पीरियड में होता था, बट आजकल हम्पी दिखाई नहीं देता है। नॉट ओनली बाज इज द कैपिटल ऑफ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू एम्पायर, बट इट आल्सो प्रिजर्व ए क्लासिक फीचर। फाइन एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर आर ऑल टेम्पल्स ऑफ एट हम्पी, यानी कि हम्पी में जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, उनके जो टेम्पल्स वगैरह थे उनमें हम एक तरह से हम उस टाइम के आर्किटेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ ए रॉकी टेरिन एंड द रिवर टुंगभद्रा, ठीक है, मेन डियरिंग ऑन राइट एट द टॉप राइट इज बैकग्राउंड इज द बृहस्पति टेम्पल एंड क्लोज टू इट द मतंगा हिल, मतलब ये जो हम्पी है मतंगा हिल के पास है, ठीक है, और इसके टॉप जो पीछे है, ठीक है, वो तो वहाँ पर
तुंगभद्रा नदी एक तरह से पड़ती है। और ये जो मंतंगा हिल है ना, मंतंगा हिल, ठीक है, इसके नीचे एक और हिल है जिसको हम तिरुवेंगा नाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये भी इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है अच्युतराया टेम्पल। अब बात करते हैं 14th सेंचुरी की। तो 14th सेंचुरी में जो हम्पी था विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था, और ये कम से कम 2 सेंचुरी तक चलता रहा, मतलब 14 से लेके, ठीक है, 15। अब देखो फ्रॉम 1336 सी टू लेके 1565 तक दिस एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द तेलुगु प्रिंसेस एक तो हरिहर बुक्का, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है कि भाई जो विजयनगर साम्राज्य था वो 2 भाई थे, एक तो हरिहर और एक बुक्का। इन दोनों ने इस विजयनगर साम्राज्य को या विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। और कब किया था वो भी डेट आपको ध्यान रखनी है, 1336 में। इट ग्रो इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू एम्पायर इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और ये जो था हमारी इंडियन हिस्ट्री का एक तरह से सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। कृष्णदेवा राय वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर, यानी कृष्णदेव राय जो थे वो इसी एम्पायर के रूलर थे और वो बहुत ही महान थे। ही वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट, ठीक है, मतलब उनको आर्ट और आर्किटेक्चर का एक तरह से ग्रेट पैटर्न माना जाता है। हम्पी इज वेल कार्व्ड आउट ऑफ द लो लाइंग हिल्स सराउंडिंग बाई स्ट्रॉन्ग स्टोन वॉल्स एंड 20 किलोमीटर फोर्ट लॉन्ग फोर्ट, यानी कि हम्पी एक तरह से 20 किलोमीटर लंबे फोर्ट के रूप में एक तरह से बना हुआ है, जिसमें हिल्स हिल्स उसके सराउंड में हैं। इट हैज़ रिमार्केबल आर्किटेक्चर पैटर्न्स डिजाइंस एंड स्टाइल। द स्कल्पचर कंसिस्टेड ऑफ आर्क डोम्स, ठीक है, स्कल्पचर में बहुत सारे आर्क थे, डोम्स थे, पिलर्स थे, ठीक है, हॉल्स थे। द स्कल्पचर मोटिव्स लाइक जैसे लोटस है या कॉर्वेल्स है, कॉर्वेल्स हमने देखा था उस चैप्टर में, ऐसा कुछ सिस्टम था, वो कॉर्वेल्स होता था। तो इनकी पिक्चर्स भी एक तरह से हम्पी के जो मंदिर थे या फिर टेम्पल्स हैं तो उनमें देखने को मिलता है। दिस इज ब्रिक्सफेयर टेम्पल ऑन इन द हम्पी established by the विजयनगर एम्परर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर्स हैं इनकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, वर नॉट सीमेंटेड, यानी कि उनको सीमेंटेड नहीं किया गया था। एंड टुगेदर बाय यूजिंग मोटार रेदर देन, यानी कि मोटार से उनको सीमेंटेड नहीं किया गया था, उनको सिर्फ जो है एक तरह से बेजेड्स किया गया था, मतलब एक दूसरे से, मतलब ऐसे एक रॉक को दूसरी रॉक में फंसाया गया था, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक रॉक को दूसरी रॉक में फंसा के ही एक तरह से यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो है मोनूमेंट्स बनाए गए थे। टेम्पल्स प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कल्चर ऑफ द लाइफ। हम्पी में जो टेम्पल्स हैं उनका एक तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रेज था वहाँ पर लोगों का, और टेम्पल्स वगैरह बहुत ज़्यादा थे। द ब्रुस्पिका, एक तो ब्रुस्पिका और एक पिथाला, ये 2 टेम्पल थे, बट 2 मेन टेम्पल ऑफ द हम्पी, यानी कि 2 मेन टेम्पल थे। वैसे जो हम्पी है आजकल ख़त्म हो गया है, ठीक है, हम्पी आजकल दिखाई नहीं देता क्योंकि इसके रूइंस ही हमें दिखाई देते हैं। ये तो आपका ब्रुज का टेम्पल है और नीचे आपका बेथाला टेम्पल है, ठीक है। और ऊपर एक और पिक्चर दे रखी है जिसमें आपके तिरुवेंगलनाथ टेम्पल, जिसको अच्युतराया टेम्पल भी हम कहते हैं, तो उसकी फ़ोटो दिखा रखी है। ऊपर हम देखते हैं तो ये रूइंस ऑफ हम्पी है, मतलब हम्पी के रूइंस है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं इनको, अवशेष बोल सकते हैं, क्योंकि हम्पी एक तरह से बहुत ही बड़े बड़े पीरियड के टाइम की सिटी थी, ये पूरी तरह से रूइंस हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब इस टाइम पे देखो, एक तो महानवमी और नवरात्रि के जो फेस्टिवल है वो भी यहाँ पर एक तरह से अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हुआ करते थे इस टाइम में। एंड इव मैनी गेस्टेज सुब्रोनेट रूलर्स ऑफर्ड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द एम्पायर विजयनगर, यानी विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ पर एज ए गेस्ट इन्वाइट करते थे, ठीक है। डांस म्यूजिक वगैरह सब कुछ होता था ना, रेसलिंग वगैरह सब ये प्रोग्राम जो है वहाँ पर हुआ करते थे। एंड मुस्लिम बोराज एंड चिश्ती यूरोपियन ट्रेडर्स सिटी ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी, मतलब एक तरह से ट्रेडर्स भी वहाँ पर आया करते थे। तो हम्पी में 4 जो रूलिंग पार्टीज हैं जिन्होंने रूल किया था, एक तो है संगम, एक है सुलुब, और एक है अराविडू, और एक है तुलुबा, ठीक है। तुलुब, अराविडू, सुलुब एंड संगम, ये 4 जो है एम्परर के बोल सकते हैं हम, या फिर रूलिंग पार्टी बोल सकते हैं जिन्होंने विजयनगर पर रूल किया था, ठीक है। और एक बैटल हुआ था तालीकोटा का बैटल, ठीक है, जो कि 1565 में हुआ था।
ठीक है। उसके बाद में एक तरह से ये जो हम्पी है ये ख़त्म ही हो गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो सिटी है वो है मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो है प्रेजेंट टाइम में लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पोर्ट सिटी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि हमारे जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न वहाँ पर ये पहले के टाइम की एक तरह से पोर्ट सिटी हुआ करती थी। द सिटी वाज आल्सो कॉल्ड मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहते थे। द सिटी गॉट इज नेम फ्रॉम द गेटवे ऑफ द सिटी डेकोरेटेड विद द आइज ऑफ द फिश, यानी कि इस सिटी को मछलीपट्टनम नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये फिश की आइज से एक तरह से डेकोरेट की जाती थी। मतलब फिश के आइज की तरह, मतलब इसका जो एक तरह से गेटवे है वो डेकोरेट किया जाता था कुछ ऐसे से। देखो 2 फिश है और उनके आई है, ऐसे इसको डेवलप किया गया था, इसलिए इसको मछलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम एक तरह से नाम दिया गया था। दैट इज मछली एंड सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, यानी कि रिवर कृष्णा के माउथ पर एक तरह से सिचुएटेड है। इट वाज प्रोपर्स ट्रेड सेंटर ऑफ द 14th सेंचुरी, मतलब 14th सेंचुरी के लिए के टाइम पर ये भी एक ट्रेडिंग सेंटर पॉइंट हुआ करता था, एंड जो कि आगे जाके 15th-16th सेंचुरी तक चला था। एंड बहमनी जो एम्परर था, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर तो मतलब एक तरह से इसको मेजर पोर्ट बनाया था, क्योंकि उन्होंने जो है अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग की थी, इसलिए मछलीपट्टनम भी एक तरह से ट्रेडिंग का सेंटर पॉइंट बन गया था। आगे देखते हैं मछलीपट्टनम वाज नोन एज द auspicious port of city and occupied a special economic status during the period of कुतुब शाही रूलर्स ऑफ द गोलकुंडा, यानी कि उस टाइम गोलकुंडा में कुतुब शाही रूलर्स थे। इट वाज द कनेक्टेड विद द 2 ट्रेड साइकिल, एक तो दोज बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, मतलब ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल थे वहाँ तक भी एक तरह से ट्रेडिंग यहाँ पर कनेक्ट होता था, एंड अरबियन सागर जो कि वेस्ट में पड़ता है, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों ही पार्ट यहाँ पर एक तरह से ट्रेडिंग के लिए मतलब ट्रेडिंग हुआ करता था। इट आल्सो लिंक्ड टू मेजर ट्रेड सिस्टम ऑफ द इंडियन ओशंस। इट वाज द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही काम एक तरह से हुआ करते थे। मेन आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट, अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है, तो उनमें हम देखते हैं तो जैसे एक दो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल को छोड़ के आयरन है, स्टील है, इंडिगो है, राइस है, सॉल्ट्स है, इन चीज़ों को एक तरह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। और अगर हम देखें तो स्पाइसीज है, टिन है, डाई है, एरोमेटिक वुड्स है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती थी, और अदर जो सिटीज़ हैं उनमें एक तरह से उनको भेजा जाता था। इवन फॉरेन कंट्री जैसे उनमें भी एक तरह से ये एक्सपोर्ट हुआ करता था। अब देखो इससे पोर्ट की एक और हम बात देख लेते हैं मछलीपट्टनम की, वो है कलमकारी, ठीक है। दिस पोर्ट वाज फेमस फॉर कलमकारी क्लोथ्स व्हिच गॉट ए नेम ऑफ द कलम, यानी कि कपड़ों पर कलमकारी की जाती थी। कलम का मतलब होता है पेन लाइक टूल्स। कलम कलम क्या होता था, पेन ही होता था। यूज टू बी ड्रॉ डिजाइन ऑन क्लॉथ्स, यानी कि उसको कलम से क्लॉथ्स पर एक डिजाइन किया जाता था जिसको कलमकारी कहते हैं, ठीक है। और ये जो टेक्निक्स है वो डाई से, जैसे आजकल हम पेन से नहीं लिखते क्या, तो पेन में क्या होती है, स्याही होती है, डाई होती है, तो उसी से तो हम लिखते हैं, तो सेम ऐसा ही एक तरह से इनका सिस्टम था, ठीक है। द सिटी वाज पर्टिकुलरली फेमस फॉर द, एक तो चिंस एंड डाइंग, इन दोनों के लिए ये जो सिटी है और ज़्यादा फेमस था। द वीविंग विलेज एक्सटेंडेड अप टू द रेडियस ऑफ द 50 मील्स, यानी कि आसपास काफ़ी सारे जो विलेजेज हैं वो इससे जुड़े हुए थे, ठीक है, और उनमें भी ट्रेडिंग सिस्टम होता था। आगे देखते हैं इन 17th सेंचुरी मछलीपट्टनम सॉल्ट फार्म्स प्रोड्यूस 41 पैगोडाज ए ईयर, मतलब जो मछलीपट्टनम थे उसमें 17th सेंचुरी में सॉल्ट फार्म्स प्रोड्यूस होते, और द सॉल्ट वाज एक्सपोर्टेड, वहाँ से सॉल्ट को भी एक तरह से एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि मछलीपट्टनम एक पोर्ट था, ठीक है, पोर्ट से हर चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है क्योंकि वहाँ पर जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है ना, इसलिए। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर आ रही है, वो है सुल्तान ऑफ गोलकुंडा वाज हिमसेल्फ ए शिप ओनिंग मर्चेंट, मतलब वो खुद भी एक तरह से शिप ओनिंग मर्चेंट था, मतलब उसका खुद का पर्सनल शिप था, जिससे कि वो एक तरह से ये सिस्टम चालू रखता था। कुतुब शाह रूलर्स ऑफ गोलकुंडा fear that due to the cutthroat competition, the monopoly over certain dams of such as textile है, स्पाइस है, ठीक है, तो उनका एक तरह से वो इम्पोर्ट करते थे। आगे देखते हैं हम सूरत, तो सूरत भी एक तरह से उस टाइम का पोर्ट था,
मतलब सूरत से भी यही जो है सेलिंग वगैरह या फिर मतलब एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ये हुआ करता था। ठीक है, सूरत जो कि आजकल गुजरात में है, पहले भी गुजरात में था। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ करती थी, इंपोर्ट हुआ करता था। और जो मेन जो चीज़ें हैं वो ये हैं, यहाँ से देखो, सूरत वाज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल। मतलब सूरत जो था टेक्सटाइल के लिए फेमस हुआ करता था, और आज भी सूरत टेक्सटाइल के लिए फेमस है। गोल्ड लेस है, एक तो जरी है, जरी के लिए सूरत को जाना जाता है। ठीक है, जरी जैसे कलमकारी होती है ना, वैसे ही एक जरी भी एक तरह से कपड़ों पे की जाती है। एंड अगर हम बात करें कि किन चीज़ों को वो एक्सपोर्ट करता था, तो वो है इंडिगो, क्लोव्स है, ठीक है, और किनामोम है, पीपर है, कार्डमोम है, बटर है, वीट है, राइस है, शुगर है। ये सारी चीज़ें सूरत से एक तरह से एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। अब हम बात करते हैं, नीचे देखो कि सूरत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, वाज ग्रांटेड द ट्रेड कंसेशन ऑफ रिसीव्ड ए रॉयल फरमान बाय द एम्परर ऑफ जहांगीर। जहांगीर जो एम्परर थे, उन्होंने एक तरह से अपने रॉयल फरमान जारी किया था कि भाई जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ पर एक तरह से वो फैक्ट्री को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्ट्रीज हैं वो हमारी सूरत में लगाई गई थी, और उसके बाद में जो है अंग्रेज़ों ने अपने बॉम्बे में भी एक तरह से फैक्ट्री लगाई। इसके बाद धीरे धीरे जो सिस्टम है वो चलता गया था। बट ये स्टार्टिंग जो है सूरत से ही हुआ था। आगे हम बात करते हैं बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स के बारे में। यानी कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, या तो कुछ बड़े होते थे जो कि होलसेल होते थे, और कुछ स्मॉल ट्रेडर्स होते थे जैसे कि हमने बात की है ना, मंडीज में जो सप्लाई करते थे माल को। तो विद द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिस्ड इन द मेडिवल पीरियड। मतलब वो भी सब कुछ फ्लोरिस्ट हो गया था, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती है किसी चीज़ की, है ना, एक जगह पे। देयर वर न्यूमरस बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स। ट्रेड वाज कंडक्टेड बोथ इन होलसेल और रिटेल। यानी इनमें दोनों हुआ करते थे, जो कि होलसेल होते थे, जो कि डायरेक्ट होलसेल रेट पे माल दिया करते थे, या फिर कुछ रिटेल भी होते थे। ठीक है, उनको बोहराज कहा जाता था, एंड या फिर बनिक्स कहा जाता था। ठीक है, सम ट्रेडर्स ग्रेड मतलब जो होलसेल होते थे वो तो बोहराज होते थे, और जो रिटेलर होते थे उनको बनिक्स कहा जाता था। सम ट्रेडर्स कैरिड आउट ऑफ देयर ट्रेड इंडिविजुअल बाइल अदर फॉर्म्ड गाइल्ड एसोसिएशन। मतलब कुल तो कुछ ट्रेडर्स तो जो थे अपना जो ट्रेडिंग है खुद ही अपने आप ही करते थे, और कुछ जो है एसोसिएशन में करते थे, मतलब कुछ ग्रुपिंग में करते थे। ठीक है, और द स्मॉल ट्रेडर्स लाइक जैसे बंजारा है, मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। बंजारा जो है एक जगह पर नहीं होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे। ठीक है, सम इनहेरेंट गर्ल्स सच एज जैसे मणिग्रामन एंड नाना देसी ट्रेडेड बाई द पेनिसुला और चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ तक मतलब वो उनकी ट्रेडिंग होती थी। दे ट्रेडेड आइटम ऑफ द डेली यूज। मतलब वो डेली यूज का आइटम है, जैसे सॉल्ट है, घी है, ठीक है, फूड ग्रेन है, तो उनको वो एक तरह से ट्रेड किया करते थे, मतलब उनको सप्लाई किया करते थे। ठीक है, और वो एक मॉडेस्ट लाइफ को जीते थे, मॉडेस्ट लाइफ को जीते थे। द बिग ट्रेडर्स और ट्रेडिंग कम्युनिटीज इन द मेडिवल इंडिया लाइक द मारवाड़ी है, ओसवाल है, ठीक है, चैत्री है, बोहरा है, बनियाज है, मुस्लिम बोहराज है। ये सब क्या थे, बड़े ट्रेडर्स थे, जो कि आजकल भी हैं। दे वर सो पावरफुल एंड दे इवन कॉम्पिटिट विथ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। मतलब ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से भी कॉम्पिटिटिव करते थे, मतलब उनसे भी उनकी रेस हुआ करती थी एक तरह से, क्योंकि ये कोई कम छोटे मोटे ट्रेडर्स नहीं थे, ये भी काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी के ट्रेडर्स थे, जिनके पास काफ़ी अमाउंट में मनी होता था, काफ़ी अमाउंट में इनके पास जो है प्रोडक्ट्स होते थे सेलिंग के लिए। द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड वर टेक्सटाइल है। ठीक है, कुछ ट्रेडर्स तो टेक्सटाइल से रिलेटेड होते थे, कुछ हैंडीक्राफ्ट से होते थे, या फिर कुछ एग्रीकल्चर से होते थे। ठीक है, या फिर कुछ गोल्ड है और सिल्वर है, तो इनके हुआ करते थे। इन 18 सेंचुरी लेट द इंडियन ट्रेडर और आर्टिसंस ऑलमोस्ट लॉस्ट देयर लिबर्टी। यानी कि 18 सेंचुरी के एंड तक जो है ये अपनी सारी ट्रेडिंग और आर्टिशियंस जो एबिलिटी होती है उसको वो ख़त्म हो चुकी थी। मेक देयर डिजाइन इंडिपेंडेंटली एंड दे वर सरप्राइज्ड बाय द कंपनी एजेंट टू द डिस्पेंस ऑफ देयर वर्क। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रेशर था ना वो बहुत ही ज़्यादा था।
ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि मतलब जो है जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स थे उनको भी अपनी ही कंपनी में शामिल किया करती थी, ठीक है, ताकि जो एक तरह से उनका रेवेन्यू है वो उसमें थोड़ा कुछ इंक्रीजमेंट मिले। आगे हम देखते हैं क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडिया। देयर वाज द एक्सीलेंट क्राफ्ट पर्सन इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, यानी कि मेडिवल पीरियड के दौरान अच्छे क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे इंडिया में, आजकल भी है, ठीक है। उनमें से जैसे कुछ भी और होते थे जो कि बुनाई का काम करते थे, या फिर कुछ मेटल के वर्कर होते थे जो कि मेटल का वर्क यानी काम करते थे, कुछ कारपेट मेकर होते थे, कुछ ज्वेलरी मेकर होते थे, ठीक है, ज्वेलरी को मेक करने वाले या फिर ज्वेलरी को डिजाइन करने वाले। इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट्स वर, ठीक है, पैट्रोनाइज बाय द किंग्स एंड द एलिट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, मतलब इंडियन जो आर्ट है ऑलरेडी किंग्स के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था, मतलब उनकी ही देन है और सोसाइटी की देन है। वर्ल्ड फेमस कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस हेयर, मतलब वर्ल्ड फेमस कॉटन जो टेक्सटाइल है वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था और जाता है। इंडिया आल्सो एक्सलेंट इन स्टोन कटिंग एंड मेकिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ आइवरी, पियर्स एंड डायमंड, मतलब इनकी ज्वेलरी है उनकी मेकिंग के लिए भी हमारा इंडिया फेमस है। बंगाल वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क टेक्सटाइल, बंगाल सिल्क के लिए फेमस है। ढाका एंड मुस्लिम बाजे फाइन एग्जाम्पल ऑफ सिल्क, मतलब ये सिल्क के एक तरह से एग्जाम्पल है। सिमिलरली मालाबार इन केरला बाज आल्सो फेमस फॉर कलरफुल एंड प्रिंटेड क्लॉथ्स मटेरियल लाइक कैलिको एंड मुगल एंड डेक्कन कोट्स। पालमपुर बाज फेमस, ठीक है, पालमपुर जो था ये था एक तरह से ये वाला डिजाइन होता था पालमपुर वाला डिजाइन, तो ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसमें मुगल आर्टिशन को एक तरह से शो किया जाता था, ठीक है। आगे हम देखते हैं द आर्ट ऑफ द कारपेट बीइंग आल्सो बिकम रिनोवेट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ठीक है, यानी कारपेट की जो वीविंग हुआ करती थी वो भी एक तरह से रिनोवेट हुई थी, मतलब उसमें भी अच्छी क्वालिटी एक तरह से मुगल टाइम पे देखने को मिली थी। हैंड वोवेन फर्नीचर डेकोरेटेड विद द एनरी वर्क वाज अनदर पॉपुलर प्रोडक्ट, मतलब हाथ से बने हुए फर्नीचर भी उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे, और मुगल पीरियड में इनमें भी काफ़ी ग्रोथ हुआ करती थी। तो ये बच्चों आपका चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, तो वो आपको उसका जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसी प्रकार से बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट बना रखा है, उसमें सारा चैप्टर्स का लिंक है, तो आप वहाँ से जाके कोई भी चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो, या फिर क्वेश्चन आंसर वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।